हाय। सो टुडे इज़ 18th ऑफ अगस्त 2020। ये आज के 25 एमसीक्यूज़ हैं जो हम अगले 30 मिनट्स में सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। पहला सेक्शन है पॉलिटी का। ये फर्स्ट सेक्शन है पॉलिटी। फॉर पास्ट सम टाइम स्पेशली राजस्थान में जो ऑफिस ऑफ स्पीकर होता है, इनकी पावर काफ़ी ज़्यादा अभी डिबेट और डिस्कशन में है कि ऑफिस ऑफ स्पीकर और स्पेशली रिलेटेड टू दिस डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन, रोल ऑफ जुडिशरी, ये चीज़ें अभी बहुत न्यूज़ में है। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्पीकर ऑफ द लोकसभा मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। जो स्पीकर ऑफ द लोकसभा है, अब राजस्थान में जो है दैट इज रिलेटेड टू दिस विधानसभा ऑफ राजस्थान। जैसा स्पीकर जैसे विधानसभा में होते हैं, ऐसे ही स्पीकर अपने पार्लियामेंट में भी होते हैं, से लोकसभा में। तो ये क्वेश्चन में लोकसभा के रेफरेंस में स्पीकर ऑफ लोकसभा मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, मतलब जो स्पीकर हैं लोकसभा का, उनका होना ज़रूरी है कि वो लोकसभा हाउस ऑफ पीपल का एक पार्ट हो और फिर उस पार्ट से वो उसके हेड बनेंगे। इज इट ट्रू? सेकेंड, डिसीजन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा इन केस ऑफ एंटी डिफेक्शन इज फाइनल एंड कैन नॉट बी जुडिशली रिव्यूड। एंटी डिफेक्शन में जो स्पीकर ने डिसीजन लिया है कि ये जो मेंबर है ये डिस्क्वालीफाई होगा एंटी डिफेक्शन के थ्रू, क्या वो फाइनल है? स्पीकर ऑफ लोकसभा वाइल डिसाइडिंग केसेस ऑफ एंटी डिफेक्शन फंक्शंस एज अ क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी। तो क्या ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है? द राइट आंसर इज दिस बी। बी मतलब द राइट आंसर इज दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, और ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी राइट है। स्पीकर जो होते हैं लोकसभा के, वो विद इन लोकसभा से ही इलेक्ट होके आते हैं, और ये जो होते हैं ये जब एंटी डिफेक्शन का फंक्शन डिलीवर कर रहे हैं तो ये क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी होती है। अब स्पीकर का जो रोल है उसमें दो बात पे डिबेट हो रहा है। ये जो क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी में अपनी ड्यूटी डिलीवर कर रहे हैं, तो क्या उनके पास ये रिक्विजिट नॉलेज होती है? क्या वो पार्टीसन वे में नहीं रहेंगे, नॉन पार्टीसन वे में डिसीजन लेंगे? ये कुछ बातें होती है जिस पे अभी डिबेट है एंटी डिफेक्शन लॉ के रेस्पेक्ट में। क्वाजी जुडिशियल वर्क ऑफ अथॉरिटी ऑफ स्पीकर, एंड ये हाउस के होने चाहिए। तो दिस 1 and 3 इज द राइट आंसर स्टेटमेंट। द करेक्ट वन इज दिस बी। बी। ये सेकेंड क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट का जो क्लेमेंसी पावर है, पार्डनिंग पावर है, ये भी बहुत न्यूज़ में है अभी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू क्लेमेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इन इंडिया में। पहला, ये जब एडहेर कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये यहाँ पे क्लेमेंसी क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ कोर्ट्स हैं, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, कोर्ट हुआ, उसके ऊपर की कोर्ट में अपील हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे डिसीजन दे दिया है, तो क्या अब जब फाइनल लीगल मेजर्स ओवर हो गए हैं, रिव्यू पिटिशन हो गया, क्यूरेटिव पिटिशन हो गया, एवरीथिंग इज ओवर, नाउ यू कैन गो टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कि आप उनसे नेचुरल जस्टिस का कुछ बात करें। तो वाइल एडहेरिंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रेसिडेंट हैज़ टू कंपल्सरी अलाउ फॉर रिप्रेजेंटेशन बाय द अक्यूज्ड। अब जो अक्यूज्ड है वो अपना रिप्रेजेंटेशन देगा वहाँ पे, क्या ऐसा होता है? ही हैज़ टू गिव रीजंस इफ ही अराइव एट अ डिफरेंट डिसीजन देन द कोर्ट। नाउ कोर्ट ने एक डिसीजन दिया और प्रेसिडेंट ने कहा कि नहीं, मैं इसको पार्डन कर दूंगा। अब ये डिसीजन डिफरेंट है कोर्ट से, तो प्रेसिडेंट को क्या यहाँ पे अपने डिसीजन के बारे में क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा? यूजुअली जो प्रेसिडेंट के डिसीजन होते हैं वो एक्चुअली कॉम का डिसीजन होता है। तो क्या ये टू करेक्ट है? द राइट आंसर इज दिस डी। ये दोनों गलत है। यहाँ जो भी अक्यूज्ड है वो अपना रिप्रेजेंटेशन ऐसे नहीं देता है, उसकी जस्ट फाइल जाती है। कोई फर्स्ट फेज में, फर्स्ट प्लेस में ऐसा रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। प्रेसिडेंट का बस एक फाइल आता है, केस आता है, प्रेसिडेंट उसको इंडिपेंडेंटली नेचुरल जस्टिस देखते हैं। सेकंड, प्रेसिडेंट का जो भी डिसीजन है उसके बारे में उनको रीजन देने के लिए वो बाध्य नहीं है। तो जो करेक्ट है वो ये भी गलत है, ये भी गलत है। राइट इज दिस डी। थर्ड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स हैव बीन एडेड टू प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या होता है? प्रीएम्बल को बोला जाता है आईडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें एक शॉर्ट फॉर्म में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का समरी दिखता है, इसका एसेंस दिखता है। तो प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, क्या इसमें अमेंडमेंट पॉसिबल है? 42nd अमेंडमेंट में प्रीएम्बल जो है हमारा, उसमें अमेंडमेंट किया गया था और 3 नए वर्ड्स आए थे उसमें, सोशलिस्ट, सेक्युलर, पर ये जो इकोनॉमिक जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस वाज नॉट देयर। तो द राइट आंसर इज दिस बी। बी मतलब सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। तो दिस इज नंबर 3। ये नंबर 4 है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोशंस। अब मोशंस क्या होते हैं? मोशंस मतलब जैसे लोकसभा है,
राज्यसभा है, विधानसभा भी है। ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, हमें कोई भी बात करनी है, डिस्कशन करना है, एनीथिंग, तो वी नीड टू पहले उसके लिए एक मोशन बनाना पड़ता है ताकि सबको पता लगे हम इस पे बात कर रहे हैं, अग्रीमेंट हो, एट्सेट्रा। वोटिंग वगैरह भी होता है तो से समथिंग लाइक रिजोल्यूशंस भी आता है, तो ऐसे मोशंस आते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में जो मोशंस होते हैं वो कुछ रिस्ट्रिक्ट होते हैं कि कुछ मोशंस केवल लोकसभा में आएंगे, वो राज्यसभा में नहीं आएंगे। तो इनमें से कौन से मोशंस जो होते हैं वो केवल इंट्रोड्यूस हो सकते हैं लोकसभा में? नो कॉन्फिडेंस मोशन। हमको पता है जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, सरकार जिन्होंने बनाया है, वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट के लिए, और पार्लियामेंट में भी इन पर्टिकुलर लोकसभा के लिए वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब एग्जीक्यूटिव के ऊपर हमें भरोसा नहीं रहा, तो एग्जीक्यूटिव जो हैं वो रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं? लोकसभा के लिए। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन केवल और केवल लोकसभा में आएगा, राज्यसभा में कभी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आता है। तो ऑनली लिखा है यहाँ पे, तो दिस हैज टू देयर, मतलब ये सी ऑप्शन गया। एडजर्नमेंट मोशन, क्लोजर मोशन और प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज मोशन जो होता है, प्रिविलेज लाइक कि अगर आपने पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का कुछ ब्रीच हो रहा है, इंडिविजुअल प्रिविलेज होती है, कलेक्टिव प्रिविलेजेस होती है, और ये कॉमन होती है लोकसभा के लिए भी, राज्यसभा के लिए भी, तो ये इधर भी आ सकता है। तो फोर्थ यहाँ पे ये ओनली नहीं होगा, तो हम एलिमिनेट करेंगे। तो द राइट आंसर इज दिस 1 एंड 2। एडजर्नमेंट मोशन होता है मतलब हाउस में कुछ डिसऑर्डर इन्हें दिख रहा है, इसमें एक एलिमेंट ऑफ सेंश्योर होता है, मतलब सरकार किसी काम पे गलती कर रही है, फॉल्टर कर रही है, तो उस बात पे उन्हें सेंश्योर करना है, एलिमेंट ऑफ सेंश्योर है। अब एलिमेंट ऑफ सेंश्योर जो है वो सरकार को करना है, तो सरकार तो जवाबदेह लोकसभा के लिए, तो ये एडजर्नमेंट मोशन भी केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, राज्यसभा में नहीं होगा। क्लोजर मोशन जो होता है ये होता है जैसे बिल्स हैं, डिस्कशंस है, इन सबको मोशन हो गया, टॉक्स हो गया, इनको बंद करना है, तो ये गिलोटाइन हो सकता है, कैंगरू हो सकता है, दिस कंपार्टमेंटल हो सकता है, दीज आर क्लोजर मोशन। तो ये दोनों जगह पॉसिबल है, राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी, बट ये दो हैं, ये केवल और केवल लोकसभा में होगा। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर सेड टू बी फेडरल इन नेचर। अब इंडिया में एक सेंटर है, 28 स्टेट्स हैं, तो यहाँ कुछ फीचर्स हैं वो हैं फेडरल इन नेचर, और कुछ हैं वो यूनियन के फीचर्स बताते हैं, सेंट्रलिस्ट टेंडेंसी दिखाते हैं। तो इंडिया को बोला जाता है वो है समथिंग लाइक क्वाजी फेडरल। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, फेडरल का परफेक्ट एग्जांपल है यूएसए। यूएसए में कॉन्स्टिट्यूशन है, तो जहाँ फेडरल होता है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़रूरी है, ताकि नियम एकदम क्लियर कट मेंशन हो कि ये नियम इसका है, ये सेंटर का है, ये स्टेट का है, ताकि क्लैशेस नहीं होंगे वहाँ पे। तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बहुत ज़रूरी है। देन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन कौन होगा? जुडिशरी होगी, तो इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी इज ऑल्सो हैज़ टू बी देयर। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंटीग्रेटेड जुडिशरी मतलब अलग अलग जुडिशरी नहीं है, फेडरल और ये यूनियन ये वाली, ये ऐसे सेपरेट नहीं है, हमारे यहाँ भी है, ये सब इंटीग्रेटेड है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, ये पूरा इंटीग्रेटेड चलता है, तो ये तो फेडरल नहीं हुआ। 7th शेड्यूल है, इसमें लिस्ट दिया हुआ है कि ये स्टेट का सब्जेक्ट है, ये कॉन्करेंट का सब्जेक्ट है, और ये है सेंटर का सब्जेक्ट, तो इसमें भी क्लियर कट डिवीजन हो रहा है पावर का, मतलब ये फेडरल हुआ। ऑल इंडिया सर्विसेज, पर ये ऑल इंडिया सर्विसेज तो सेंट्रल बता रहा है, सेंटर ही अपॉइंट कर रहा है इनको। ये जितने आईएएस, आईपीएस, आईएफओएस होते हैं, फॉरेस्ट सर्विसेज, इनको बोला जाता है ये एजेंट ऑफ सेंटर होते हैं, जो स्टेट में कार्डर बेसिस में वर्क कर रहे हैं, तो ये तो फेडरल हुआ नहीं। तो द राइट आंसर इज दिस सी। 1 सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, और दिस 7th शेड्यूल, ये बताते हैं फेडरल, और ये दोनों बताते हैं दिस सेंट्रल यूनियन टेंडेंसी ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो दैट इज वाई फेडरल भी है, यूनियन भी है, तो ये हुआ क्वाजी फेडरल। तो ये 5 सवाल थे पॉलिटी के, दे आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट पे हमने ज़्यादा ध्यान दिया है। सो टेल द स्कोर, दीज आर 5 क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी। ये बात करते हैं अब हम हिस्ट्री का। सी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आत्मीय समाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी जो सोसाइटी थी इसका एक डार्क एज आता है, डार्क एज में बहुत सारी यहाँ पे ऑर्थोडॉक्सी आएगी, देर आर सो मेनी सोशल इविल्स होंगे, तो दैट इज़ वाई यहाँ पे रेनेसां की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रांसफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और उनमें ये सारे सोशल थिंकर्स एंड रिफॉर्मर्स का एक्टिव रोल होगा। तो जो ब्रह्मो समाज है ये अपोज करता है आइडोलेट्री,
यस, ये अपोज करेगा, इसको प्रेफर नहीं करेगा. इट डिनाइड द नीड फॉर अ प्रीस्टली क्लास ऑफ इंटरप्रेटिंग द रिलीजियस टेक्स्ट. मतलब मना किया इसने कि ये जो प्रीस्ट होते थे, जो बताते थे कि ये जो रिलीजियस टेक्स्ट है ये ऐसा ही होगा, इन्हीं का अथॉरिटी फाइनल मानी जाती थी, तो उसको डिनाई किया. इट पॉपुलराइज द डॉक्ट्राइन दैट वेदास आर इनफैलिएबल. इनफैलिएबल का मतलब होता है अपरिहार्य. अब इन सब चीज़ों के लिए आई कीप ऑन सेइंग कि हिंदी में तुरंत देख लेना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी कोई बुरी बात नहीं है. मीनिंग समझ नहीं आ रहा है, इसको हम तुरंत हिंदी में देख लें. हिंदी में जैसे ही आप देखोगे तो इसमें लिखा होगा कि वो अपरिहार्य है, वो कभी गलत नहीं हो सकता, इस टाइप का. तो क्या वेदा ऐसा लिखा था? नो, ये बात तो कभी ये नहीं बोलेंगे, बिकॉज ये तो रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, तो 3 तो होगा ही नहीं. 3 नहीं होगा, मतलब द राइट आंसर इज 1 and 2. सो दैट इज वाई दिस 1 and दिस 2 इज द करेक्ट वन. करेक्ट पूछा है. इनफेलिएबल का अगर हमें मीनिंग पता है और इसका थीम पता है अंडर करेंट, तो हम तुरंत बता सकते हैं थर्ड नहीं होगा. हम इसको एलिमिनेट करेंगे. आइडोलिट्री अपोज है और ये भी अपोज है, तो ये दोनों करेक्ट है, सी. दैट इज वाई आई कीप ऑन टेलिंग प्रेजेंस ऑफ माइंड सबसे ज़्यादा आपको वर्क करता है, स्पेशली जब इंटरव्यू देने जाते हैं तब प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत बहुत मायने रखता है. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ ये चीज़ें करनी है. सो दिस इज सी. ये है वुड्स डिस्पैच. अभी हम देख रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, तो एजुकेशन के बारे में हमेशा से सरकारें ट्राई करती रहती है, रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करती है, एजुकेशन को बेटर करती है. ऐसे ही एक आया था वुड्स डिस्पैच. वुड्स डिस्पैच बिकॉज इंडिया में जैसे उस टाइम पे था, हमारी खुद की एक एजुकेशन सिस्टम था, वेस्टर्न एजुकेशन सुप्रीम था. तो रिगार्डिंग द वुड्स डिस्पैच विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? ग्रांट इन एड सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी रिकमेंड किया था, इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन वॉज रिकमेंडेड. अब ये देखते ही लग रहा है ये नहीं होगा. इंग्लिश वो भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, और वो भी ऑल लेवल पे, मतलब प्राइमरी में, देन सेकेंडरी में, हर जगह इंग्लिश को यहाँ पे एम्फेसाइज कर रहा है. इज इट पॉसिबल? नो. तो थर्ड तो होगा नहीं. थर्ड नहीं होगा तो बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा. तो राइट आंसर इज ए. नाउ सी. मुझे इतना नहीं पता है वुड्स डिस्पैच का. फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में ये नहीं पता है, बट हमें ये पता है लॉजिकली कि इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. वुड्स डिस्पैच कब की बात है? 1800 दिस समथिंग 35. तो इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल पे, मतलब वर्नाक्यूलर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड देन हायर. हायर पे होता तो फिर भी समझ में आता, ऑल लेवल पे नहीं होगा. तो दिस इज रॉन्ग, थर्ड इज रॉन्ग, थर्ड इज रॉन्ग, थर्ड इज रॉन्ग. तो द राइट आंसर इज ए. प्रेजेंस ऑफ माइंड, आर्ट ऑफ सॉल्विंग एमसीक्यू. ये जितने एमसीक्यू हम सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ नॉलेज बेस भी बढ़ता जाएगा, उतना ही ये चीज़ें होती है ना, ये रिफाइन होती जाती है. सो दिस इज सेवेंथ वन. ये एट्थ है. मुगल एम्परर्स जितने भी हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली लेटर मुगल्स नहीं, ये जो इनिशियल ये वाले मुगल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मुगल एम्परर्स शिफ्टेड एम्फेसिस फ्रॉम इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट टू एल्बम. पेंटिंग्स अभी हम सीसीआरटी में पढ़ेंगे, एक्सेलेंट वहाँ पे कंटेंट दिया हुआ है पेंटिंग का. मैन्युस्क्रिप्ट टू एल्बम एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट. इसमें जो अकबर था, अकबर का बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज था दिस पेंटिंग में. और ये पेंटिंग जो है ये कारखाना टाइप का बहुत सिस्टमेटिकली यहाँ पे होगा, और ये एल्बम और इंडिविजुअल पोर्ट्रेट जो होगा ये मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग इस टाइम पे डेवलप होगा. तो द राइट आंसर इज दिस बी, अकबर, मुगल एम्परर अकबर. देन विद रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन इंडिया, ये स्थानक वासी, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये क्वेश्चन आपको हर साल मिलेंगे. 1 और 2 क्वेश्चन एवरी ईयर कंसिस्टेंटली ये पूछे गए हैं. स्थानकवासी क्या होते हैं? तो जैनिज्म में एक होते हैं दिगंबर और एक होते हैं श्वेतांबर. श्वेतांबर में ही ये स्थानकवासी भी होते हैं, भ्रमण करते हैं ये. सो द राइट आंसर इज दिस स्थानकवासी, दैट इज जैनिज्म. तो ये सी इज द राइट आंसर. देन बायोग्राफीज. ये जो है हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स जो हैं ये लिखते भी थे, राइटर्स थे, अपने आइडियाज़ शेयर करते थे. तो बायोग्राफी ऑफ मजीनी, गरीबाल्डी, छत्रपति शिवाजी, श्री कृष्णा, ये किसने लिखा था? स्टेड इन अमेरिका फॉर सम टाइम, ये अमेरिका भी गए थे और वॉज ऑल्सो इलेक्टेड टू द सेंट्रल असेंबली. तो ये फ्रीडम फाइटर कौन है? यूएस भी गए थे, फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को. तो औरोबिंदो घोष, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू. तो द राइट आंसर इज दिस, द राइट आंसर इज दिस लाला लाजपत राय. सी इज द राइट आंसर. तो ये 5 सवाल है हिस्ट्री के. नाउ लेट अस कम टू ज्योग्राफी.
ज्योग्राफी का पहला सवाल है 21 जून। ज्योग्राफी में आई कीप ऑन सेइंग अगर 9th 10th 11th और 12th ये एनसीईआरटीज अगर आपने पढ़ ली है ज्योग्राफी का हर सवाल करेक्ट होगा, और अगर वो नहीं हो रहा है मतलब वो बाउंसर है, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। 21 जून, 21 जून में क्या होता है? सन डज नॉट सेट बिलो द होराइजन ऑफ द आर्कटिक सर्कल। अब हमने पढ़ा है एपरेंट मोशन ऑफ सन होता है, ये एपरेंट ऐसे ऊपर नीचे सन का मोशन होता है, एपरेंट मूवमेंट होता है सन का। तो 21 जून जो है, 21 जून है मतलब सन कहाँ पर है? ये नॉर्थ में है, ऊपर यहाँ पे है ना। अब सन यहाँ पर है तो डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट द आर्कटिक सर्कल, डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट द अंटार्कटिक। अंटार्कटिक में क्या होगा? 6 महीने की रात हो जाएगी। शाइन्स वर्टिकली ओवरहेड एट नून ऑन द इक्वेटर, नहीं इक्वेटर पे नहीं है। शाइन्स वर्टिकली ओवर एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन तो नीचे है तो ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर इज दिस ए। ये जो सन है जब ये ऊपर यहाँ पर आया है कैंसर में, तो ये जो आर्कटिक है यहाँ 6 महीने तक दिन रहेगा। सन कभी भी होराइजन के नीचे सेट होगा ही नहीं, तो 6 मंथ तक डे होगा और यहाँ 6 मंथ तक नाइट होगा। फिर सन नीचे आएगा, फिर ये इक्विनॉक्स आएगा, डे नाइट इक्वल होंगे, फिर ये नीचे की तरफ मूव होगा। तो ऐसे एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन होता है। ये 12th है। क्लाइमेट यहाँ पे एक्सट्रीम है, रेनफॉल स्कैंटी है एंड पीपल यूज टू बी नोमैडिक हर्डर। हर वर्ड को पढ़ना चाहिए। क्लाइमेट एक्सट्रीम है मतलब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होगा टेम्परेचर। रेनफॉल स्कैंटी है मतलब बारिश यहाँ पे नहीं होगी। पीपल जो यहाँ के हैं, लोग रहते हैं, वो नोमैडिक है। नोमैडिक मतलब घुमक्कड़ है, एक जगह स्टे नहीं करते, घूमते रहते हैं। और वो हर्डर भी हैं। हर्डर मतलब दिस कैटल्स। ये कैटल्स का भी अगर आप 9th आई थिंक 10th हिस्ट्री में बहुत अच्छे से ये नोमैडिक हर्डर्स का बहुत ब्यूटीफुली कवर किया है। इंडिया के जितने नोमैड्स हैं और वर्ल्ड के नोमैड्स हैं, ट्राइब्स एंड ऑल, एक्सीलेंट कंटेंट, हैव अ लुक। नोमैडिक हर्डर्स स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब करता है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स को? सवाना, सवाना में तो होगा नहीं ऐसा। सेंट्रल एशियन स्टेपे, नॉर्थ अमेरिकन प्रायरी, साइबेरियन टुंड्रा। अब हमें लगेगा टुंड्रा में क्लाइमेट एक्सट्रीम है तो ये हो सकता है। रेनफॉल भी यहाँ पे बर्फ है। पीपल यहाँ पे नोमैडिक हो सकते हैं, बट हर्डर होंगे यहाँ पे। टुंड्रा में हर्डर्स नहीं होते हैं। हर्डर्स जो होते हैं वो यूजुअली ग्रासलैंड्स वगैरह में होते हैं, तो ये नहीं होगा। देन एक्सट्रीम है, रेनफॉल स्कैंटी है, तो ये रेनफॉल स्कैंटी यूजुअली कहाँ होता है? सेंट्रल दिस इनलैंड में होता है, तो सेंट्रल एशियन स्टेपे इसका बेटर आंसर है। द राइट आंसर इज दिस बी, सेंट्रल एशियन स्टेपे। यहाँ पानी कम है, एक्सट्रीम वेदर होता है और यहाँ पे ये नोमैडिक हर्डर्स भी होते हैं, तो द राइट आंसर इज दिस बी। कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स। अगेन एनसीईआरटी क्लास 11 पढ़ा है ना, इसमें सारी रिवर्स जो रिवर का चैप्टर है जस्ट गो थ्रू इट, लाइन बाय लाइन पढ़ लिए। इसके हर लाइन से एक पोटेंशियल क्वेश्चन है और उस लाइन से ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व। कंसिडर द फॉलोइंग रिवर, वंशाधारा, इंद्रावती, प्राणहिता और पेन्नार। अब हमें पता है कि इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी है, मतलब ये मेन रिवर गोदावरी है और वो रिवर इसमें आके पानी देगी। अब हमें पेन्नार पता है कि ये तो डायरेक्ट बे ऑफ बंगाल में जा रही है, तो पेन्नार तो होगा नहीं, दिस इज गॉन, दिस इज गॉन, राइट। देन वंशाधारा भी हमें पता है ये डायरेक्ट यहाँ पे इधर बे ऑफ बंगाल में आ रही है, तो दिस इज ऑल्सो गॉन। तो द राइट आंसर इज दिस डी, 2 and 3। इंद्रावती और प्राणहिता, इंद्रावती और प्राणहिता जाके गोदावरी में यहाँ पे पानी देंगी। बाकी जो रिवर हैं ये डायरेक्ट बे ऑफ बंगाल में इनका माउथ है, तो द राइट आंसर इज दिस 2 and 3। देन ये है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें मैप्स की ज़रूरत पड़ती है। मैपिंग के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे लोकेशंस को अरेंज करना होता है। साउथ ईस्ट एशिया इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रोसीड करें हम साउथ टू नॉर्थ, इसमें जो कन्फ्यूजन सिली मिस्टेक होती है ना वो डायरेक्शन की होती है, तो हमेशा साउथ टू नॉर्थ, केयरफुल ऑन दिस थिंग। हमें साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करना है और हमें अरेंज करना है ये सारी सिटीज़ को, सिंगापुर, जकार्ता, हनोई और बैंकॉक। नाउ यू शुड बी वेरी गुड विद दिस मैपिंग। तो लेट अस लुक एट दिस मैप। ये जो है हमारा, दिस इज साउथ ईस्ट एशिया। सबसे नीचे जो मिलेगा वो मिलेगा हमें जकार्ता। जकार्ता कैपिटल है किसका? जकार्ता इज कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, तो ये सबसे साउथ में। अब जकार्ता से हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो ये आता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का और फिर आता है ये सिंगापुर। सो दिस इज सिंगापुर। सिंगापुर मतलब मलेशिया, इंडोनेशिया फिर मलेशिया। हम अब और नॉर्थ की तरफ ऊपर बढ़ेंगे तो आएगा थाईलैंड, और थाईलैंड की ये आएगी कैपिटल बैंकॉक। नाउ अगर हम फर्दर और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा, विल फाइंड दिस
थाईलैंड एंड देन दिस लाओस, और ये आएगा वियतनाम, और ये आ गया हनोई। सो डायरेक्शन क्या हुआ? डायरेक्शन हुआ कि सबसे नीचे जकार्ता है, फिर उसके ऊपर सिंगापुर है, फिर उसके ऊपर बैंकॉक है, और सबसे नॉर्थ में ये हनोई है। तो राइट आंसर क्या हुआ? दिस सी। अब आता है मेडिटेरेनियन। अगेन मैपिंग का क्वेश्चन है। मेडिटेरेनियन क्वेश्चन फेवरेट है यूपीएससी का, हर साल इससे कुछ ना कुछ आया है। कभी टर्की के ऊपर नीचे पूछ लेते हैं, कभी ब्लैक सी से रिलेटेड, कभी इसकी लोकेशन आसपास के जो कंट्रीज हैं। मेडिटेरेनियन सी इज बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? ये अभी फिर से भी न्यूज़ में है। जॉर्डन, इराक, लेबनान, सीरिया। क्यों? बिकॉज इसराइल और दिस यूएई ने अभी बायलैटरल रिलेशंस रीस्टोर किए हैं। ऐसी दो कंट्रीज और हैं अरब में जिन्होंने इसराइल के साथ बायलैटरल रिलेशंस है। नेम दोज कंट्री। जॉर्डन, इराक, लेबनान और सीरिया, इनमें से कौन सी कंट्रीज हैं जो अगेन मेडिटेरेनियन सी से बॉर्डर शेयर करती है? फिर से हम मैप देखते हैं। तो ये है हमारा इंडिया। इंडिया से हम मूव करते हैं, ये आएगा गल्फ ऑफ ओमान। गल्फ ऑफ ओमान से अपन जाएंगे पर्शियन गल्फ, ये नीचे सऊदी अरेबिया लेड है और ऊपर ये ईरान है। अगर हमको मेडिटेरेनियन जाना है तो गल्फ ऑफ अडन जाना पड़ेगा नीचे, देन रेड सी आएंगे, फिर ये आएगा स्वेज कैनाल, और ये आ जाएगा मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी नीचे ये अफ्रीका है, और ऊपर की तरफ है ये यूरोप, और ये बीच में ऐसे सैंडविच्ड है मेडिटेरेनियन सी। अब ये कंट्री देखिए, इज़राइल। तो इज़राइल में तो बीचेस हम देखते हैं, इज़राइल होगा ही। इज़राइल के ऊपर लेबनान आ जाता है, तो ये भी होगा। अब ये जो जॉर्डन है टुवर्ड्स दिस वेस्ट ऑफ टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ इज़राइल, तो जॉर्डन और मेडिटेरेनियन में कनेक्शन नहीं दिख रहा है हमें। और इराक भी नहीं होगा, बिकॉज इराक तो यहाँ नीचे इस साइड पे आ रहा है, तो ये दोनों नहीं होंगे। लेबनान, अच्छा सीरिया भी, जॉर्डन भी, इराक भी। तो बॉर्डर कौन सी शेयर कर रहा है? बॉर्डर शेयर हो रहा है बाय दिस जॉर्डन, बाय दिस लेबनान एंड दिस सीरिया। इराक और जॉर्डन है, ये बॉर्डर शेयर नहीं कर रहे हैं दिस मेडिटेरेनियन से। सो द राइट आंसर इज दिस बी, 3 एंड 4, लेबनान और सीरिया। लेबनान और सीरिया, दिस इज लेबनान, और ये ऊपर ये सीरिया है, ये बॉर्डर शेयर है मेडिटेरेनियन से, बाकी नहीं होगा। सो ये ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस। नाउ लेट अस मूव टू इकोनॉमिक्स, अवर फेवरेट। इकोनॉमिक्स में द विजिट ऑफ फॉरेनर्स इन इंडिया टू सी द वेरियस प्लेसेस इवेंट्स इन द कंट्री अमाउंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। तो हमारे यहाँ जैसे कॉमनवेल्थ हो रहा है, बहुत सारे फॉरेनर्स इंडिया में आए, वो यहाँ पे खर्चा करेंगे, वो बाहर से पैसा लेके आ रहे हैं और यहाँ पे वो पैसा यहाँ पे खर्च कर रहे हैं। तो ये क्या होगा? ये एक काइंड ऑफ एक्सपोर्ट होगा। एक्सपोर्ट क्यों होगा? एक्सपोर्ट में यूजुअली क्या करते हैं, हम अपनी सर्विसेज बाहर देते हैं और बाहर से पैसे लेके इंडिया आते हैं, बट यहाँ हमने वो सर्विसेज घर पर ही दे दिया और उनसे पैसे ले लिए, तो इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट। सो ये होगा डी, एक्सपोर्ट। ये 17th है। जीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जीडीपी का कैलकुलेशन हमें समझना चाहिए, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड ऑल। इंडिया का जो जीडीपी है इसमें नॉट काउंटेड क्या होगा? इनफॉर्मल सेक्टर एक्टिविटी। अब लॉजिकली बताइए, इंडिया में बहुत सारी चीज़ें तो इनफॉर्मल ही है, अगर वो जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होगी तब तो जीडीपी का फिगर बहुत अबिस्मली लो हो जाएगा। हमारी इकोनॉमी मोस्टली इनफॉर्मल इकोनॉमी है, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि इनफॉर्मल इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन हम जीडीपी में नहीं लें, तो दिस इज़ नॉट राइट। री एक्सपोर्ट क्या होता है? जैसे हम डायमंड्स बुलाते हैं, डायमंड्स की प्रोसेसिंग करते हैं और फिर उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो री एक्सपोर्ट्स जो होता है दैट इज अगेन ये भी नहीं होगा। सो नॉट काउंटेड पूछा है यहाँ पे, नॉट काउंटेड इन इंडियाज जीडीपी कैलकुलेशन। सो द राइट आंसर वुड बी दिस डी, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, और यहाँ पूछा है नॉट, तो द राइट आंसर इज दिस डी। ये 18th है। द प्रोसेस ऑफ क्योरिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, इसको हमें कम करना है। कम कैसे करना है? रिड्यूस कर देते हैं मनी सप्लाई को, मार्केट में पैसा कम कर देते हैं, लोगों के पास पैसा नहीं आएगा, टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी हो जाएगा, अकोमोडेटिव नहीं रहेगा, और ये पैसा यहाँ मार्केट से हम विड्रॉ कर लेते हैं, तो इन्फ्लेशन अपने आप नीचे आ जाएगा। पर ये जो तरीका होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। नहीं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में तो ये होता है कि उसकी कॉस्ट बढ़ गई है दिस ग्रेडियंट्स की, रॉ मटेरियल की, और उसके कारण ओवरऑल कॉस्ट में राइज हो गया है, इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है। कॉस्ट पुश नो। डाउन पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यहाँ डिमांड पे कोई इंपैक्ट नहीं आया है। डिसइन्फ्लेशन या रीफ्लेशन, तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है दैट इज कॉल्ड डिसइन्फ्लेशन, हमने मनी सप्लाई को कट कर दिया यहाँ पे, तो दैट इज कॉल्ड दिस डिसइन्फ्लेशन। सो द राइट आंसर इज दिस सी। नाउ
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। आपने एक कैपिटल इंक्रीज किया 1 यूनिट, अब इसको 1 यूनिट से और आगे बढ़ाना है, 2 यूनिट करना है, तो इसमें कितना इनपुट और लगेगा आउटपुट 1 यूनिट इंक्रीज करने के लिए? दैट इज कॉल्ड दिस इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, ICOR। ये शो करता है एफिशिएंटली कैपिटल इज बीइंग यूज्ड टू प्रोड्यूस आउटपुट। अब जितना एफिशिएंसी होगा तो जितना इनपुट होगा उसका तुरंत आउटपुट में भी नतीजे दिखने लग जाएंगे। तो ये क्या होगा? दैट शुड बी दिस ट्रू। फर्स्ट इज ट्रू। सेकेंड है एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। यस, आउटपुट हमें एक लेवल है उससे 1 अप करना है, ये 1 अप करने के लिए कितना और हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा कैपिटल लगाना पड़ेगा, दैट इज ICOR। तो ये भी ट्रू है। सो दिस सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। थर्ड स्टेटमेंट है इट इज द एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल। नाउ सी, ये स्टेटमेंट करेक्ट है तो ये हो नहीं सकता, इन दोनों में एक को गलत होना चाहिए। फ्रॉम 1 एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल नहीं, इनपुट नहीं, हमें आउटपुट को देखना है, कितना इनपुट लगेगा ताकि 1 यूनिट आउटपुट बढ़ेगा। ये नहीं कि 1 यूनिट इनपुट लगा है ताकि हम आउटपुट देख रहे हैं, नो। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। ये रेशियो होता है चेंज इन कैपिटल टू चेंज इन आउटपुट। यस, तो द राइट आंसर इज दिस सी, 1, 2 एंड 4। 1, 2 एंड 4, दिस इज इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। ये बताता है एफिशिएंसी, कितना आपने इनपुट लगा रहे हैं, 1 यूनिट आप दिस चेंज करने के लिए आउटपुट को, ये रेशियो भी बता रहा है। सो द राइट आंसर इज दिस सी। सो ये क्वेश्चन है जीडीपी डिफ्लेटर का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। जो जीडीपी होती है इसमें समय के हिसाब से अगर दो चीज़ों को कंपेयर करना है तो उधर एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन जो आता है अगर इसको एडजस्ट कर देते हैं तो 2 फिगर आते हैं से, एक तो होती है रियल जीडीपी और दूसरी जीडीपी जिसमें इन्फ्लेशन लगा हुआ है तो वो कहलाएगी नॉमिनल जीडीपी। तो एक टर्म आता है जीडीपी डिफ्लेटर जिससे दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ये एक इंडेक्स होता है प्राइस का विच इज़ कैलकुलेटेड एज द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी जिसमें इन्फ्लेशन लगा हुआ है और रियल जीडीपी, तो ये हो जाएगा जीडीपी डिफ्लेटर। ये वेट डिफर अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन लेवल ऑफ ईच गुड इन जीडीपी डिफ्लेटर। तो ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है दैट इज ऑल्सो राइट। ये जो डिफ्लेटर होता है बेसिकली ये एक आइडिया देता है हमें इन्फ्लेशन का, और ये जो जीडीपी डिफ्लेटर होता है एक तो हम सीपीआई के थ्रू भी फाइंड करते हैं कि किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है इन्फ्लेशन। तो जीडीपी डिफ्लेटर इज ऑल्सो वन वे, और ये बेटर वे होता है दिस प्राइस का क्या चेंजेस हो रहा है, इन्फ्लेशन का क्या चेंज हो रहा है। बिकॉज जीडीपी डिफ्लेटर में हमने ओवरऑल इसका बास्केट फिक्स नहीं किया है जो कि अपन सीपीआई में फिक्स करते हैं। तो द वेट्स डिफर होता है इसमें अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन लेवल ऑफ ईच गुड, हर एक गुड का इन जीडीपी डिफ्लेटर में। तो द राइट आंसर इज सी। अब ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है अबाउट जोग्राफिकल इंडिकेशन। जीआई टैग्स हम अक्सर देख रहे हैं, एक पर्टिकुलर जोग्राफी को वो बता रही है चीज़, ये न्यूज़ में रहता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो जोग्राफिकल इंडिकेशन इज अ साइन विच इज यूज्ड इन द कोर्स ऑफ ट्रेड एंड डिस्टिंग्विश करता है ये गुड्स को वन एंटरप्राइज फ्रॉम दोज ऑफ द अदर एंटरप्राइज। बेसिकली ये चीज़ नहीं होती है, जोग्राफिकल इंडिकेटर बस ये बताता है कि जैसे बासमती है, जीआई टैग मिला है, तो ये बासमती किस राइस से किस जगह का है ये। सेकंड, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, जो जीआई है, ये गारंटी करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपर। तो ये भी ऐसा नहीं है इधर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में भी। देन रजिस्ट्रेशन ऑफ जीआई इंडिकेशन जो होता है वो वैलिड फॉर 10 ईयर्स होता है, दिस इज ट्रू। तो द राइट आंसर इज दिस B3 ओनली। जो जोग्राफिकल इंडिकेशन होता है इसका मतलब बस ये है कि ये पर्टिकुलर चीज़ किस जगह को बिलोंग करती है, ये उसको यूनिकनेस मिल जाती है। जैसे बासमती राइस है या फिर ये हल्दी है, रसगुल्ला है, अभी बंगाल और दिस ओडिशा में लड़ाई हुआ था। सो दिस इज अबाउट दिस बी। ये 10 साल के लिए होता है, ये दोनों स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ करेक्ट पूछा है हमसे। देन ये 22 है, लोनार लेक फिर से न्यूज़ में है। लोनार लेक का कलर चेंज हो गया था। लोनार लेक वॉज क्रिएटेड बाय एन एस्ट्रॉइड कोलिजन विद अर्थ। यस, एक एस्ट्रॉइड आया और उसके कोलिजन से यहाँ पे एक डिप्रेशन फॉर्म हुआ और ये ऐसे लेक बन गया। लोनार इज द ओनली फ्रेश इम्पैक्ट स्ट्रक्चर इन बेसाल्ट ऑन अर्थ, मेकिंग इट एन इम्पॉर्टेंट एनालॉग फॉर इम्पैक्ट क्रेटर्स ऑन द सर्फेस ऑफ द मून। नाउ दिस इज ऑल्सो ट्रू। ये जो चीज़ है अक्सर ओनली होता है तो हम उसको गलत मान लेते हैं, ओनली है तो इससे क्या होता है इम्पैक्ट समझ में आ रहा है हमें क्रेटर्स का। दिस
एस्ट्रॉइड्स का जो क्रेटर्स फॉर्म कर रहे हैं अर्थ की सरफेस में, और इससे हम इनडायरेक्टली इन्फर कर सकते हैं कि मून की सरफेस में क्या हुआ था। जैसे मून में भी ये जो काले दाग दिखते हैं, दे आर बेसिकली क्रेटर्स। इट इज़ नोटिफाइड नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो करेक्ट है 1, 2 एंड 3 ऑल आर राइट। ये आई फ्लो है, ये भी अभी न्यूज़ में हमने पढ़ा था, मॉनसून ज़्यादा आ रहा है, तो आई फ्लोज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू फ्लोराइड वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, नो। इंटीग्रेटेड बैंकिंग सिस्टम, नो। फ्लड वार्निंग सिस्टम है ये, नो। यस, फ्लड वार्निंग सिस्टम है ये। फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, नो। सो द राइट आंसर इज दिस फ्लड वार्निंग सिस्टम। अभी महाराष्ट्र मुंबई में आई फ्लोज ये लॉन्च किया था। WHO ने डिक्लेयर किया है 2020 को वॉट? 2020 WHO कोविड-19 भी है, तो क्या ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ है, कोरोना आउटब्रेक है, या मिलेट्स है? अब राइट आंसर क्या होगा? 2020 में तो कोरोना आउटब्रेक बहुत ज़्यादा हुआ है, बट द राइट आंसर इज दिस बी, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ। देन ये है देवमली एलिफेंट। एलिफेंट भी बहुत न्यूज़ में है, दिस नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा पार्क्स अभी इसमें न्यूज़ में थे। एलिफेंट रिजर्व एंड दिस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये रिसेंटली न्यूज़ में है। तो देवमली जो एलिफेंट रिजर्व है, ये कहाँ है? असम, अरुणाचल, केरला या कर्नाटका में? द राइट आंसर इज दिस बी, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये देवमली एलिफेंट रिजर्व है इन अरुणाचल। ये WHO ईयर है नर्स एंड मिडवाइफ। ये है आई फ्लो, दिस इज फ्लड वार्निंग सिस्टम। ये है लोनार लेक, और ये था जोग्राफिकल इंडिकेशन, एंड दिस इज अबाउट GDP डिफ्लेटर। ये इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो ICOR। ये है डिसइंफ्लेशन, दिस इज अबाउट इंडियाज GDP कैलकुलेशन। ये है दिस इज अबाउट इकोनॉमी, एक्सपोर्ट, अगर फॉरेनर यहाँ के खर्चा कर रहा है तो वो एक्सपोर्ट है। ये मेडिटेरेनियन है, ये साउथ ईस्ट एशिया है, और ये है रिवर्स, दिस इज क्लाइमेट एक्सट्रीम 21 जून। ये हैं बुक्स लाला लाजपत राय, ये है स्थानक वासी, और ये हैं हम अकबर। दिस इज अबाउट वुड्स डिस्पैच, ब्रह्मो समाज, और ये है फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दिस इज अबाउट लोकसभा, ये प्रियम्बल है, एंड दिस इज क्लीमेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, एंड दिस इज अबाउट स्पीकर, ऑफिस ऑफ स्पीकर लोकसभा। सो ये 25 सवाल है 18 अगस्त 2020। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।